हेलो, आज हम निरक्षीय स्थिति यानी कि नॉन एक्सिस पोजीशन पर अध्ययन करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। हिंदी में अर्थ होगा इसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी 1/4πε0 इंटू 2ρ/r⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। कभी कभी एक नंबर के लिए प्रश्न इस पर भी आ जाता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक नंबर के लिए। इसके पश्चात आज निरक्षीय स्थिति को दर्शाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। इस चित्र पर विशेष नजर डालेंगे तो हम इसकी थ्योरी हम वीडियो में सुनना है आपको और कॉपी पर लिखना है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी वायु या निर्वात में के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। इस द्विध्रुव आघूर्ण का जो अक्ष है, इस अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है और ये बिंदु P द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पे लंबार्धक पर स्थित है, जिसकी दूरी बिंदु A और B से समान दूरी पर होती है। ये दोनों दूरियां कैसी है? समान। क्योंकि ये बिंदु द्विध्रुव आघूर्ण के अर्धक पर अक्ष के अर्धक पर स्थित है, इस कारण इसे निरक्षीय स्थिति कही जाती है और इसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। ठीक, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण, इस डेरिवेशन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण यहाँ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसको हम E1 से क्रिएट करेंगे, E1 इक्वल 1/4πε0 K इंटू प्लस Q आवेश अपॉन दूरी का वर्ग यानी डिस्टेंस AP। तो यहाँ पर AP का स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें निरक्षीय स्थिति में कि अब हम आवेश प्लस Q के कारण भी या माइनस Q के कारण भी आवेश की मात्रा हम Q ही लेंगे। इस समय दिशा को दर्शाना बहुत ही आवश्यक है। तो इस इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर AP की दिशा में होगा। देखिएगा वेक्टर AP, चित्र में देखिए, वेक्टर AP की दिशा में E1 विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है और माइनस Q आवेश के कारण PB दिशा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने यहाँ पर एरो लगाकर वेक्टर E2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर कोष्टक में लिखना आवश्यक है वेक्टर AP की दिशा में। उसके पश्चात इसी तरह हम बिंदु B पर भी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सिंबल के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E2 बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वेक्टर E2 इज इक्वल 1/4πε0 K इंटू, यहाँ पर हम Q ही लेना है लेकिन डायरेक्शन वहां पर शो करना आवश्यक है। यहाँ पर डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये हो जाएगा BP। डिस्टेंस कितना है? BP या PB भी आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो दिशा है ये आपको दिशा पर विशेष ध्यान देना होगा। ये PB दिशा में लिखना अनिवार्य है। तो हम यदि यहाँ पर BP स्क्वायर लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन इसका डायरेक्शन लिखना बहुत आवश्यक है। लेकिन डायरेक्शन देखेंगे आप चित्र में PB के दिशा में, यहाँ वेक्टर PB की दिशा में लिखना आवश्यक है, दिशा है ना। इसके पश्चात हम वेक्टर E1 के मान को हम पुनः लिख देते हैं एक बार, 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फिर से एक बार क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के नीचे। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो वेक्टर E2 को क्रिएट कर रहा है। तो वेक्टर E2 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर।
इसकी जो दिशा है ये वेक्टर ए बी की दिशा में है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी लिखे तो चल सकता है, क्योंकि एक बार आप पीछे भी लिख चुके हैं। और इसकी जो दिशा है वो वेक्टर पी बी की दिशा में है। इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम आगे चल रहे हैं। चित्र पर ध्यान देंगे कि हमारा जो उद्देश्य बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये पोजीशन निरक्षीय स्थिति वाली कहलाती है। इसके लिए हमें चित्र पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये डिस्टेंस AP और ये डिस्टेंस PB ये दोनों सेम है। यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस AP बराबर डिस्टेंस BP। डिस्टेंस AP और BP क्यों समान है? क्योंकि यदि कोई बिंदु किसी अर्धक पर स्थित हो तो उसकी जो दूरी है दोनों बिंदुओं से समान होती है। जब ये डिस्टेंस AP और BP समान है तो इसके सामने बनने वाले ये जो कोण है ये आपस में समान हो जाएंगे। जब ये कोण समान हो जाएंगे तो E1 और E2 ये दो जो तीव्र क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको AP की दिशा में और PB की दिशा में, इनके बीच बनने वाला जो कोण है, तो यहाँ पर हम एक थ्योरी क्रिएट करेंगे कि E1 व E2 के बीच बनने वाला कुल कोण, यहाँ पर ध्यान रखें एक बार चित्र में, E1 और E2 के बीच बनने वाला जो कोण है वो 2 थीटा है। E1 व E2 के बीच बनने वाला कोण बराबर डबल थीटा है। E1 व E2 के बीच बनने वाला कोण डबल थीटा है और AP बराबर BP है। तो समान भुजाओं के समूह को समान होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल दिखाया गया है B बिंदु पर और यहाँ पर A बिंदु पर, ये एंगल आपस में समान हो जाएंगे। ये आप लिख सकते हैं वीडियो सुनकर। और फिर बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसको हम सांकेतिक रूप से पहले क्लियर कर देते हैं कि ये किसके अनुरूप होंगे। ये होंगे E1 व E2 के बीच। आप यदि वीडियो सुन रहे हैं तो लिखना भी है आपको, सुनते समय, नोट्स बनाते समय इसका विशेष रूप से पालन करेंगे आप। हमारा उद्देश्य है E1 व E2 के बीच बनने वाला जो कोण है 2 थीटा, ये परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E का मान कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट हमें पहले लिखना बहुत आवश्यक है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E का मान E1 व E2 के बीच बनने वाले कोण के कोणार्धक के अनुरूप होगा, और कोणार्धक आपको दिखाई दे रहा है PQ। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E का मान कोणार्धक के अनुरूप होगा, यानी कि ये जो बनने वाली जो परिणामी तीव्रता है इसकी दिशा जो है ये कोणार्धक PQ के अनुदिश होगी। इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर डबल 2E1 cos 2 थीटा बाय 2, या E बराबर एक्चुअल क्या है कि AP और BP समान होने से E1 और E2 दोनों तीव्रता भी समान हो जाएंगी। इस प्रकार का परिणामी तीव्रता लिखाई जाएगी। परिणामी तीव्रता E बराबर डबल E1 cos 2 थीटा बाय 2। इसी तरह सिमिलरली E बराबर डबल E2 cos 2 थीटा बाय 2। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक बार फिर से इस वीडियो में इसको रिपीट किया जा रहा है। कि डिस्टेंस AP बराबर डिस्टेंस BP। क्यों? क्योंकि अर्धक पर स्थित है बिंदु P, तो दोनों से दूरी कैसी हो जाएगी, दोनों बिंदुओं से समान हो जाएगी। जब ये दोनों भुजाएं समान हो जाएंगी तो दोनों कोण समान हो जाएंगे। E1 व E2 के बीच बनने वाला कोण 2 थीटा है, तो परिणामी तीव्रता जो है ये डबल E1 cos 2 थीटा बाय 2 कोणार्धक के अनुदिश है। इस कारण डबल थीटा का आधा कोण किया गया है। यहाँ पर भी डबल थीटा का आधा कोण किया गया है और E1 और E2 आपस में समान है। जब भी हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, चाहे E बराबर इसको लेकर आप परिणामी तीव्रता निकालिए या इसको लेकर निकालिए, क्योंकि E1 और E2 आपस में समान है। भले उनकी दिशाएं भिन्न है लेकिन परिणाम में वो समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको हम एक कोटेशन नंबर 3 के रूप में मान लेते हैं। जब भी हमारे पास E1 और E2 का वैल्यू आ जाएगा, है, तो मान रखकर हम परिणामी तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के पहले इस ट्रायंगल पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें cos थीटा की आवश्यकता पड़ेगी।
cos थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी cos थीटा आ जाएगा। तो हम ट्रेंगल, कोई भी ट्रेंगल लीजिए, चाहे उस साइड का ट्रेंगल लीजिए या इस साइड का ट्रेंगल लीजिए, जैसे कि हम ट्रेंगल OAP में cos थीटा बराबर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ निकालना होता आवश्यक है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आप देखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है यहाँ पर OA है, यानी कि यह, और बटे कर्ण, कर्ण का मतलब है AP। इस तरह से हमने यहाँ cos थीटा का जो वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट कर दिया है। इसको हम कोटेशन नंबर 4 के रूप में बाउंडेड कर देते हैं, ताकि जहां जिस समय हमें जिस मैटर की आवश्यकता हो उसको हम चाहे सरलतापूर्वक फिलअप कर सके। इस प्रकार से cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड E को कैलकुलेट करने के लिए हमें E1 के वैल्यू की आवश्यकता है या फिर E2 के वैल्यू की आवश्यकता है। तो E1 क्या है, व्हाट इज E1? आप देखेंगे E1 जो है, आप चित्र में देखेंगे तो E1 है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ सीधा सीधा आप लिखेंगे बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले हमने समीकरण नंबर 1 में ये कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 1 से अब समीकरण 1 को हम नीचे उतारेंगे। वेक्टर E1 इक्वल 1 अपॉन, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। अब आप पुनः इस चित्र में देखेंगे ट्रायंगल OAP में एक कोटेशन हमने निकाला था। अब आपको ये भी आवश्यकता है कि AP का मान कितना होगा। यदि हमें त्रिभुज OAP में AP निकालना है या BP निकालना है, AP और BP आखिर सेम ही है। त्रिभुज OBP में BP निकाल सकते हैं या त्रिभुज OAP में AP निकाल सकते हैं, और AP और BP आपस में सेम है किसी भी त्रिभुज को लेकर। तो जब हम त्रिभुज OAP में चली है तो यहाँ पर हम त्रिभुज OAP में एक कोटेशन और निकालेंगे, जिसको हम समीकरण 4 के बाद समीकरण 5 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो त्रिभुज OAP में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार से AP स्क्वायर इक्वल, अब आप हायर सेकेंडरी लेवल में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AP स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो OP का जो वैल्यू है, ये बिंदु P जो है R दूरी पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर मतलब स्मॉल l स्क्वायर। तो ये कोटेशन हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, AP स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। और इसी से आप AP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AP की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 6 भी कर सकते हैं, है ना, सूचित करते हुए। तो AP इक्वल रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये एक चीज हमें प्राप्त होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए इन सभी चीजों की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हमें अभी AP स्क्वायर के वैल्यू की मान चाहिए, तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे AP स्क्वायर। यहाँ पर AP स्क्वायर का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 5 से क्रिएट हो रहा है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो वेक्टर E1 इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q, और AP स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वेरी सिंपल। और न्यूटन प्रति कूलम। जिस तरह से वेक्टर E1 कैलकुलेट किया गया है, इसी तरह से आप वेक्टर E2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सिमिलरली या इसी तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। वेक्टर E2 इज इक्वल, आप समझ सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में बीपी है और एपी बराबर बीपी है, तो वैल्यू उतना ही आना है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि एपी और बीपी समान होने से दोनों तीव्रता जो है समान आ रही है। E1 का मान रखेंगे तो भी वही उतना ही है, E2 का मान रखेंगे तो भी वो भी उतना ही है। तो इस तरह से फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द नॉन एक्सिस पोजीशन को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो अगली बार हमको फाइनलाइज इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। इसके पहले हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ये जो परिणामी तीव्रता है चाहे इसमें मान रखिए या इसमें मान रखिए, तो हम लिखेंगे अतः वेक्टर E इक्वल डबल E1 cos 2 थीटा बार 3, या दोनों लेकर चल रहा हूं मैं, यानी कि एक कोई भी लेकर चल सकते थे, डबल E2 cos 2 थीटा बार 2। इस तरह से यहाँ पर दोनों जगह न लेते हुए अब कोई भी एक किसी में भी आपको मान रखते हुए आगे बढ़ाना है। चित्र को मिटा नहीं सकते अभी फिलहाल। तो यहाँ वेक्टर E इक्वल डबल E1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? तो देखिए आप E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर इनटू कॉस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा रॉ मटेरियल इसका जो वैल्यू है वो है यल अपॉन एपी, यल अपॉन, ठीक। इसको चाहे तो मैं इसी को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सामूहिक रूप से कंफ्यूजन ना हो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसको भी लेके हम आगे बढ़ाएंगे। तो वेक्टर E2 बराबर डबल E2, डबल E2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ E2? नाउ E2 का वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, वैसे ही आपको मालूम है कि AP बराबर BP है, तो E1 बराबर E2 होना ही चाहिए, तो वही मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू यहाँ पर आपको मालूम है कि इंटू में क्या है, देखिए जरा cos थीटा यल अपॉन, देखो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ये देखिए 2 यल अपॉन एपी था, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यल अपॉन बीपी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एपी लिया था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा एल अपॉन बीपी, मतलब वो क्या है, सेम है। अब दोनों जब हम लेते हैं तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ता है, तो पहले किसी एक को लेकर हम चलाएंगे आगे। और एपी या बीपी का मान जो है मैंने आपको पहले बोल दिया था, जिस तरह से यहाँ एपी का मान हमने कैलकुलेट किया है उसी तरह से आप बीपी का भी मान कैलकुलेट कर सकते हैं। और एपी बराबर बीपी है, मतलब दोनों जगह मान कैसे आना है, समान आना है। तो अब हम एक ही को लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और फिर बाद में तो उसको भी लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक ही लेके करना है आपको। वेक्टर E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू यल अपॉन एपी का मान है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण अभी मिल गया है, इतना ही मान था उसका। और इसी तरह से यहाँ पे भी वही पोजीशन आ जाएंगे, एल अपॉन बीपी का मान उतना ही रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप अलग से कर सकते हैं, ना भी करें तो भी चल सकता है। अंतिम चरण में परिणामी तीव्रता का आकलन हो रहा है। अब हम ये चित्र भी मिटा सकते हैं ताकि फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द नॉन एक्सिस पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में हम कैलकुलेट कर सके। तो इसको जब हम डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू इंटू यल अपॉन, यहाँ पर आप देखेंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस कोष्टक की घात 1 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी जो पावर्स है हाफ है, तो हाफ प्लस 1 यानी कि घातें जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड होल रेज़ टू द पावर 3/2। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिनका पावर कमजोर होता है गणित में, विशेषकर बायोलॉजी वाले, तो गणित थोड़ा कमजोर होता है, उस दृष्टि से वीडियो काफी लाभप्रद होगा। ये 1 और प्लस हाफ, इसका यदि हम लघुत्तम निकाल के करें या तिर्यक गुना करें तो इस प्रकार से 2 एकम 2 है और 1 3
अपॉन 2। मतलब यहाँ पर इस वीडियो में ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि 3/2 लाया कैसे है। तो बायोलॉजी वालों के लिए विशेष रूप से है, गणित वाले तो एकदम चुटकी में कर लेते हैं। तो 3/2 इस तरह से। अब ये 2 का हम यदि गुना कर देते हैं तो आपको मालूम होगा यहाँ पर जो एक सिंबल लगाया जा रहा है विशेष रूप से। इसके पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि q मल्टीप्लाई बाय 2l। तो q मल्टीप्लाई 2l का मतलब होता है रो। तो इस तरह से इसका एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू रो अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एंड होल रेज़ टू द पावर 3/2। यदि हम बीपी को भी लेके चलाते हैं तो ठीक इसी तरह से वैल्यू आ जाएंगे और ये आप कर सकते हैं, समझ भी गए हैं। अब इसके पश्चात एक हल्की सी बात हमने एक्सेस पोजीशन में भी क्रिएट की थी कि ये जो L का जो वैल्यू है वो R के तुलना में काफी कम है। तो हम लिखेंगे इसके नीचे कि चूंकि L लेस देन R, ये L का मतलब है ये L लंबाई जो है ये R के तुलना में काफी नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में इसको आगे बढ़ाते हुए वेक्टर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू रो, वैल्यू आगू में है इसी कारण निकल रही है। तो यहाँ पर L का मान यदि हम 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और घातों पर घातांकों का गुना 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा r की घात 3 और न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि घटना जो है ये पूरी की पूरी वायु निर्वाह के संपन्न हो रही है, तो वायु माध्यम में वायु का परावर्तक जो है 1 होता है, इसलिए k बराबर 1 वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1। फाइनाइट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड जो निकलने जा रही है इसको हम एकदम क्लियर ढंग से, है ना, इसको साफ करके लिख सकते हैं और ये हमारा आज का उद्देश्य सफलता के सीमा पर आ पहुंचा है। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k नहीं बोलेंगे क्योंकि k का मान हमने रख दिया, रो अपॉन r रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 हो तो 7 दे देंगे, 7 हो तो 8 दे देंगे। तो मेरे ख्याल से इसको आप x y z भी नामोनित कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये इक्वेशन जो x y z जो है ये परिणामी तीव्रता प्रदर्शित कर रहा है व्यंजक, जिसकी दिशा अब चित्र मैंने वाश कर दिया है। तो इसकी दिशा जो है ये कोणार्ध PQ के अनुदिश होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके पहले चित्र आप देखेंगे आप, तो उसकी जो दिशा है यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इसकी दिशा जो है वेक्टर PQ के दिशा में होगी, क्योंकि वेक्टर PQ जो है ये डबल थीटा का कोणार्ध है। 2 थीटा जो कोण बना था उसका अर्धक है, तो अर्धक के अनुदिश होगी। इस तरह से हमारा आज ये उद्देश्य सफल हो जाता है और हमने अंतिम समय में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि 1 नंबर के लिए इस पर फाइनलाइज प्रश्न आता है, कभी कभी इधर 5 नंबर का प्रश्न तो आता ही है, लेकिन 1 नंबर के लिए कैसा प्रश्न आता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। इसका सही आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू रो अपॉन r रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ओके।